हेलो एवरीवन, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ। कृषि विज्ञान से संबंधित जो भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे आपकी हरित क्रांति हो, चाहे आपकी गुलाबी, पीली, नीली जो भी क्रांति हैं उसके संबंध में बताएंगे, तथा बैंकों के विकास तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी बताएंगे। ये आपके यूपी पेट एग्ज़ाम में तथा अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा मेन उद्देश्य है आपको पेट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी पेट एग्ज़ाम होना है, साथ ही साथ अन्य भी एग्ज़ाम जो होंगे, चाहे आपके आर हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ। तो लॉर्ड मेयो द्वारा, सबसे पहले लॉर्ड मेयो द्वारा 27 अप्रैल को कृषि राजस्व और वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। कृषि राजस्व और वाणिज्य के संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 27 अप्रैल को की गई थी। अकाल आयोग 1880 के निर्देश के अनुसार, या अकाल आयोग ये आपके 1771 के आसपास की गई थी, 1771-72 में। और ये जो है अकाल आयोग 1880 के निर्देश के अनुसार 1881 में क्या किया गया? कृषि को अलग से ही केंद्रीय विभाग बना दिया गया। तो किसकी सिफारिश पे कृषि को अलग केंद्रीय विभाग बनाया गया? तो अकाल आयोग के सिफारिश पर। कब बनाया गया? 1881 में बनाया गया था। अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी? अकाल आयोग 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है IARI या इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। ठीक, उसके बाद 23 मई 1929 को इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला, किसके? IARI के अध्यक्ष, तथा इसके प्रथम सचिव SA हिदरी थे। और आपके प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में की गई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं हरित क्रांति, क्योंकि आपके सिलेबस में हरित क्रांति पूछा गया है कि हरित क्रांति के संबंध में बताइए। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 के लगभग हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1968 में क्या हुआ था कि गेहूं की उपज पहले जो 120 लाख टन से होती थी, उससे बढ़कर 1968 में अचानक से 170 लाख टन हो गई। तो 50 लाख टन जो 50 लाख टन ज़्यादा बढ़ गई। पैदावार जब ज़्यादा बढ़ी तो इसको एक विलियम गार्ड जो USA अमेरिका के थे, उन्होंने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी। तो पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो विलियम गार्ड ने दी थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। मैक्सिको से लाए गए जो गेहूं का उन्नत बीज से भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई उन्नत के बीज की तैयार की, और उससे प्रति हेक्टेयर जो उपज की क्षमता थी 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघे में आपके 60 से 65 क्विंटल गेहूं की उपज होगी। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव रहता है, केवल ज़्यादातर प्रभाव गेहूं में ही पड़ता है, धान में बहुत कम पड़ता है। तो केवल गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति हुई थी। 1970 के दशक के मध्य हरित क्रांति आई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ। पहले क्या था? भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, दूसरे देशों से आयात करता था। भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आयात करता था दूसरे देशों से। लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद धीरे धीरे भारत क्या हुआ? खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। इसका श्रेय कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, तथा भारत में इसके स्वामीनाथन को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो आपके मैक्सिको के थे, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नॉर्मन बोरलॉग को। अधिक उपज वाले बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम के उत्पादन से तीव्र वृद्धि हुई। तो जो अधिक उपज वाले बीज थे उनको किया गया, और बहुफसली बहुत से फसल कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया तो उससे उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। उर्वरक का प्रयोग किया जाने लगा, जो रासायनिक उर्वरक थे उससे अधिकतर प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ? बाद में धीरे धीरे कृषि, आप देखेंगे कि कृषि की जो भूमि की उपज की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो इससे और ज़्यादा परेशानियां होने लगी, लेकिन उस समय हरित क्रांति आई थी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा गंगानगर में यह अधिकतर देखने को मिला। हरित क्रांति जो हुई थी वो कुछ भारत के कुछ ही हिस्सों में सिमट कर रह गई। जैसे आपका पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा गंगानगर में यह देखने को मिला कि यहाँ पर हरित क्रांति हुई, और बाकी जगहों पर यह प्रभावशाली नहीं हुई। गेहूं में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी यह हरित क्रांति हुई, धान में कम रूप से हुई, क्योंकि धान में ज़्यादा नहीं हुई। बाकी चीज़ों में और जो चीज़ें थी उसमें तो ना के बराबर हुई।
केवल गेहूं में, इसको याद रखिएगा। गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है वो सीमिट मैक्सिको में स्थित है आपके। फिर आगे बात करते हैं, जब पहली हरित क्रांति 1995 के आसपास में ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इससे क्या हुआ, किसान जो है अधिकतर ज़्यादा हत्या करने लगे, आत्महत्या करने लगे। तो आत्महत्या करने लगे, उसका बैड इफेक्ट जाने लगा। तो दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता को महसूस किया गया और फिर उसके कार्य को शुरू किया गया। तो 13 अप्रैल 2006 को दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई। कृषि उत्पादों को 2015 तक क्या किया गया, दुगना करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि 1995-96 में पहली हरित क्रांति में सुस्ती देखने को मिलने लगी थी। पहली हरित क्रांति का प्रतिप्रभाव होने लगा था तथा किसानों द्वारा आए दिन आत्महत्या की जाने लगी। इसलिए दूसरी हरित क्रांति क्या हुई, आवश्यक हो गई। दूसरी हरित क्रांति के प्रमुख 6 बिंदु जो हैं वो निम्नलिखित हैं। प्रमुख बिंदु जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं आपके, मृदा कार्ड की योजना की शुरुआत की गई। जो आप देखेंगे हेल्थ सॉइल जो होता है, मृदा सही है कि नहीं है, तो मृदा कार्ड योजना की शुरुआत की गई। तो मृदा कार्ड की योजना से क्या होगा कि आपके ज़मीन का जो है मृदा का नमूना लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कौन से तत्व हैं, कौन से तत्व नहीं है। तो आपको एक मृदा कार्ड जारी किया जाता है और अगर कोई चीज़ पोषक तत्व नहीं है तो उनको डालकर उसके संतुलित किया जाता है पोषक तत्वों को। तो यही होता है मृदा कार्ड। लघु सीमांत किसानों के जीवन के निर्वहन हेतु कार्यक्रम कई चालू किए गए। ऋण और बीमा संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसान को जो सामान दिए जाते थे वो उचित मूल्य पर लेने की व्यवस्था की गई तथा साथ ही साथ क्या हुआ कि किसान की जो उपज होती थी उपजों को क्या किया जाए, उपजों को बेचने की भी व्यवस्था की गई। मंडी देखेंगे कि आप मंडी में क्या लागू किया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है कि किसान द्वारा अगर कोई भी किसान का सामान नहीं लिया जाता, सरकार उसका क्या करेगी, इतने कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना रखी जाएगी। तो जैसे गेहूं की अभी इस प्रेजेंट टाइम पे 19.75 रुपये प्रति किलो या 1975 रुपये प्रति कुंटल है। तो इसी तरह सरकार द्वारा किसानों की सहायता की जा रही है। दूसरी हरित क्रांति के मुख्य आवश्यक तत्व थे। अब देख लेते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को भी आपसे दी गई, ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा गया है। तो 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। पशु को ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास किया जाए। 1970 में ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड 1970 में चलाया गया। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। यह 3 चरणों में चलाया गया है। 1970 से 78 पहला चरण था, दूसरा 78 से 85, तीसरा 85 से 95 में था। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल हरियाणा में 1955 में की गई थी। जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित, तो उसकी स्थापना करनाल हरियाणा में की गई है। अब देख लेते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है, खाद्य तेल तथा तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में चलाया गया। सर्वाधिक तिलहन उत्पादन चीन तथा भारत 6वें नंबर पर है। अब देखते हैं गोल क्रांति क्या है। गोल क्रांति जो है आपके आलू से संबंधित है। आलू 16वीं सदी में कहाँ से लाया गया था, पुर्तगाल से लाया गया था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में है। चीन प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान है आलू के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश प्रथम, पश्चिम बंगाल द्वितीय तथा पंजाब जो है वो तीसरे नंबर पर आपका है भारत में। अब आगे देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ताजे जल की मछली में दूसरे स्थान पर तथा चीन प्रथम स्थान पर है। सागरीय मछली केरल में सबसे ज़्यादा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। अगर आंतरिक क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर, आंध्र प्रदेश, केरल, फिर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है आंतरिक क्षेत्र में। अगर देखा जाए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है आंतरिक क्षेत्र में। अगर समग्र मछली उत्पादन के आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तथा केरल है। उसके बाद आपका ये बस इतना ही पूछा जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक, तो नीली क्रांति आपको पता होना चाहिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली के उत्पादन किससे संबंध है, झींगा मछली के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। प्याज से भी संबंधित है, जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है। अब आगे है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो आपके संबंधित है वो पेट्रोलियम खनिज तेल की दिशा में भारत का आत्मनिर्भर बनना
ये संबंधित है, सीधी सीधी कृष्ण क्रांति आपके पेट्रोलियम और खनिज के उत्पादन से संबंधित है। इसमें क्या किया गया है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाना है। पेट्रोल में एथेनॉल का 10% मिश्रण जिसे 2004 से बायोटेट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। फिर धूसर क्रांति जो है, उर्वरक के उपभोग में वृद्धि हेतु सघन प्रयास करना। पंजाब प्रथम तथा आंध्र प्रदेश द्वितीय है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, लगभग 145 प्रति कुंटल के हेक्टेयर के आसपास किया जाता है। 145 प्रति किलोग्राम हेक्टेयर के आसपास किया जाता है, ऐसा कुछ है। फिर रजत क्रांति देखते हैं। रजत क्रांति जो है आपके मुर्गियों द्वारा अंडा तथा मांस उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी उत्पादन में वृद्धि, विशेषकर सेब से संबंधित है। सब्जी तथा फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इंद्रधनुषी क्रांति जो है जुलाई 2000 में शुरू की गई, नई कृषि नीति की घोषणा की गई, जिसमें सभी क्रांतियों को एक साथ करने का प्रयास किया गया, लाने का प्रयास किया गया। अब देखते हैं बैंकों का विकास। बैंकों का विकास जो है 17वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के विकास का आरंभ किया गया। कब किया गया? 17वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड ब्रिटिश यहाँ पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की जो बैंकों का कार्य करते थे। लेकिन अगर यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक जो था, विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1970 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, परंतु यह असफल रहा। तो प्रथम बैंक जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो 1970 में किया गया था कोलकाता में, लेकिन वह असफल रहा। बात करें कि देश में निजी एवं सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो सफल रही। कब की गई थी? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना की गई थी। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो बाद में 1 जुलाई 1955 के राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। 1860 में एक सीमित देयता के आधार पर बैंकों की स्थापना, देश में अनेक संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना की गई, जिनमें से इलाहाबाद बैंक, तो इनका सन याद रखिएगा। इलाहाबाद बैंक जो इंपॉर्टेंट है, 1865 में इसकी स्थापना की गई। अलायंस बैंक की 1881 में। अवध कॉमर्शियल बैंक जो था 1881 में इसकी स्थापना की गई। यह भारतीयों द्वारा संचालित तथा सीमित देयता के आधार पर पहला बैंक था। अगर हम पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1901 में की गई थी। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई थी। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसमें से क्या हुआ, कई बैंक असफल हो गए। 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। 1930 में वैश्विक मंदी के समय ही भारत में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत ही जो आरबीआई की स्थापना हुई है, आरबीआई का गठन हुआ है, वो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे इस पर ज़्यादा नियंत्रण दूसरे बैंकों पर रखने का अधिकार दिया गया। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए आरबीआई को व्यापक अधिकार दिए गए। जो आरबीआई के जो अधिनियम अनुसूची 2 में सम्मिलित हैं, उन्हें अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया है। उस पर आरबीआई को पूरा का पूरा अधिकार होता है। जो अनुसूचित बैंक की श्रेणी में नहीं है, आरबीआई को उस पर बहुत कम ही अधिकार होते हैं। 7 बैंकों का एसबीआई जो समूह था, पहले एसबीआई बीकानेर एंड जौनपुर, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, सौराष्ट्र, पटियाला तथा ट्रावणकोर। मतलब इसमें क्या है कि एसबीआई बीकानेर एंड जयपुर, एसबीआई हैदराबाद, एसबीआई इंदौर, एसबीआई मैसूर, ये 7 बैंकों का एक समूह है। 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो सबसे पहले 19 जुलाई 1969 का कितने बैंकों को किया गया? 14 जुलाई को किया गया।
19 जुलाई 1969 किया गया। लेकिन आप इसमें से ये याद रखना है कि जो 14 बैंक हैं उनको कम से कम एक बार देखे रहें, जिससे ये पता चलेगा कि पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से 14 बैंक में से क्या थे या नहीं थे, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहला बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, फिर उसके बाद आपका दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा आपका पंजाब नेशनल बैंक, चौथा केनरा बैंक, पांचवा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, छठा सिंडिकेट बैंक और सातवां बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और उसके बाद आपका है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इन 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी कुल जमा 200 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो इनमें से जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से आपका आंध्रा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थे। 4 अप्रैल 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में विलय कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई? 19 रह गई। तो ये इस वीडियो में इतना ही था और अब अगले वीडियो में आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा, जिससे हम सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।